चलो ओके। तो हम लोग सब क्या क्या पढ़ लिए बेटा? हम लोग सब पढ़ लिए थे सामान्य घन क्या होता है ना, और हम मतलब बेसिकली घन इकाई कोश के प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोग जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो क्या था, सामान्य घन क्या होता है ना, और उसकी कुछ गुणधर्म के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो सामान्य घन के लिए बेटा हम लोगों ने बात किया था क्या, कि यदि किसी ठोस के त्रिविमीय संरचना में है ना अणु परमाणु या आयन को व्यवस्थित करना है, तो अणु परमाणु या आयन को व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, तो परमाणु को घन के प्रत्येक शीर्ष पर व्यवस्थित किया था। और अगर परमाणु को घन के प्रत्येक शीर्ष पर व्यवस्थित करते हैं तो उससे जो त्रिविमीय संरचना डेवलप हुआ था है ना, विकसित हुआ था, वो आद्य घन या सामान्य घन के रूप में विकसित हुआ था, इसलिए उसको आद्य घन या सामान्य घन कह रहे थे। अब चूंकि सामान्य घन को विकसित करने के लिए हमने परमाणु को सिर्फ और सिर्फ घन के शीर्ष पर स्थान दिया था, इसलिए लैटिस बिंदु के रूप में है ना घन का शीर्ष क्या कर रहा था, वहाँ पे काम कर रहा था। और चूंकि एक घन में 8 शीर्ष होते हैं, इसलिए शीर्ष बिंदु के रूप में हम लोग 8 परमाणु देख सकते हैं वहाँ पे है ना। और प्रत्येक शीर्ष पर एक परमाणु उपस्थित तो था, लेकिन शीर्ष की ज्यामिति को अगर हम ध्यान से देखते हैं एक बड़े से क्रिस्टल जालक में, तो हमने ये पाया था कि एक शीर्ष 8 प्रकार के मतलब 8 इकाई कोश का निर्माण कर सकता है। और अगर एक शीर्ष 8 इकाई कोश का निर्माण कर सकता है तो उस शीर्ष पर मौजूद प्रत्येक परमाणु सामान्यतः 8 बराबर भाग में क्या हो रहा था, विभाजित हो रहा है। इसलिए प्रत्येक शीर्ष पर सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु का 1/8 भाग ही क्या था, उस इकाई कोश के भीतर था। बाकी 7/8 भाग क्या था, अलग अलग प्रकार की इकाई कोश के भीतर था। अब हमने कहा क्या कि अगर मैं उस 1/8 भाग को 8 जगह जो उपस्थित है उसके भीतर जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ कितना परमाणु मिलता है, एक परमाणु मिलता है। इसका मतलब अगर एक परमाणु को मैं एक घन पहना दूं तो वो एक परमाणु का घन ही क्या कहला सकता है, सामान्य घन की संरचना कहला सकता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। अब बेटा आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसी सामान्य घन के बारे में बात करेंगे हम लोग, कि सामान्य घन है तो सामान्य घन में 2 बात है, घन की एक भुजा होती है और घन के प्रत्येक शीर्ष पर परमाणु उपस्थित है। तो घन की भुजा की लंबाई, ठीक है ना, और परमाणु की त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, पहले मुझे ये समझना है, ठीक है ना। तो जो टॉपिक है नेक्स्ट अगला टॉपिक है ना, वो क्या है टॉपिक का नाम बेटा, तो सामान्य घन। टॉपिक का नाम है सामान्य घन के भुजा की लंबाई एवं परमाणु त्रिज्या के बीच संबंध, परमाणु त्रिज्या के बीच संबंध, ठीक है ना। चलिए ये भी समझने के लिए हम लोग ज्यामिति का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, ज्यामिति का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर ज्यामिति का प्रयोग कर सकते हैं है ना, तो सामान्य घन की ज्यामिति कुछ इस प्रकार की होती है ना। हमने क्या पढ़ा कि सामान्य घन के प्रत्येक शीर्ष पर एक एक परमाणु उपस्थित है। सामान्य घन के प्रत्येक शीर्ष पर एक एक परमाणु उपस्थित है। कुछ इस प्रकार से एक एक परमाणु क्या है, उपस्थित है ना। और प्रत्येक शीर्ष पर अगर एक एक परमाणु उपस्थित है तो हमने देखा क्या कि जो तल दिख रहा है मुझे, एक जो फलक दिख रहा है, ऊपर वाला जो फलक दिख रहा है, इस फलक पर 4 शीर्ष है और प्रत्येक शीर्ष पर एक परमाणु है। अगर मैं इस फलक को आगे ऐसे कुछ बनाऊं, तल में बना दूं, तो हम क्या देख पा रहे हैं, प्रत्येक शीर्ष पर एक एक परमाणु उपस्थित है। अब चूंकि ठोस की जो व्यवस्था होती है, आपने देखा होगा कि ठोस में प्रत्येक परमाणु के बीच परस्पर क्या होता है, एक संपर्क होता है, एक क्लोज कांटेक्ट होता है। तो अगर परमाणु के बीच परस्पर एक क्लोज कांटेक्ट होंगे तो पहला परमाणु दूसरे के साथ जुड़ा होगा, दूसरा परमाणु तीसरे के साथ जुड़ा होगा, तीसरा परमाणु चौथे के साथ जुड़ा होगा, यानी ये चारों परमाणु एक दूसरे के साथ कुछ इस प्रकार के संपर्क में हो। जहाँ पे हम लोग क्या दिख पा रहे हैं, एक परमाणु के शीर्ष और दूसरे परमाणु जो शीर्ष पर लोकेटेड हैं, उनकी बीच की जो दूरी होती है, उनकी जो बीच की दूरी होती है उसी को भुजा की लंबाई कहते हैं। और भुजा की लंबाई को ए के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करते हैं, ए के द्वारा निरूपित करते हैं। और हमने ये भी पाया है कि एक भुजा पर 2 परमाणु है तो परमाणु के केंद्र से उसके परिधि तक की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या लिखते हैं,
तो दूसरे परमाणु के केंद्र से उसकी परिधि तक की जो दूरी होगी वो भी तो त्रिज्या कहलाएगी। इसका मतलब इस संरचना के हिसाब से अगर देखा जाए, इस ज्यामिति के हिसाब से देखा जाए, तो प्रत्येक भुजा पर दो परमाणु के त्रिज्या के बराबर की लंबाई होगी। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान के चलो बेटा ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, AB की लंबाई इज इक्वल टू 2 गुना परमाणु त्रिज्या की लंबाई, है ना, परमाणु त्रिज्या की लंबाई। अच्छा, AB की लंबाई को मैंने A लिखा, यानी A इक्वल टू 2 इंटू आर हो सकता है ना, दैट इज इक्वल टू 2r। इसका मतलब भुजा जो है वो 2 गुना त्रिज्या के बराबर है ना। इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि आद्य घन, है ना, आद्य घन की भुजा, आद्य घन के भुजा की लंबाई इज इक्वल टू 2 गुना परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना। इसलिए A इज इक्वल टू क्या रहा है, 2 इंटू आर, इसलिए R इज इक्वल टू, अगर परमाणु त्रिज्या हो तो क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। तो ये दो रिलेशन है जो कि आपको याद रख सकते हैं, या तो A इक्वल टू 2R या R इक्वल टू A/2। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। नोट कर लीजिए इसको बेटा पहले। ठीक है, तो देखो ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे ना, इस टॉपिक से सामान्य क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और आसान होते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए क्या, अगर ऐसा कहता है कि यदि, है ना, यदि परमाणु X, मतलब कौन सा है हमको नहीं पता, है ना, यदि परमाणु X व्यवस्थित होकर, ठीक है ना, यदि परमाणु X व्यवस्थित होकर 400 पिकोमीटर वाले सामान्य घन, मतलब 400 पिकोमीटर भुजा वाले, है ना, सामान्य घन की रचना करता है, सामान्य घन की रचना करता है, ठीक है ना, तब परमाणु X की त्रिज्या ज्ञात करें, तब परमाणु X की त्रिज्या ज्ञात करें। आसान सा क्वेश्चन है, त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखो बेटा, यहाँ से आपके पास क्या है कि कह रहा है X एक परमाणु है जो सामान्यतः व्यवस्थित होकर के सामान्य घन का निर्माण करा। तो सामान्य घन में हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक शीर्ष पर एक एक परमाणु होता है, ऐसे जुड़ रहा होगा, है ना। तो इसकी भी त्रिज्या R है, इसकी भी त्रिज्या R है, दोनों जुड़ करके, तो R प्लस R जुड़ करके ही A बना रहा है। तो 2R इक्वल टू क्या बना रहा है, A बना है। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि अगर A घन की जो A है वो कितना पिकोमीटर है, 400 पिकोमीटर है, तो R कितना होगा। तो हम यहाँ से फॉर्मूला से अगर देखें तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, A/2, ये है ना। देन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A जो है वो कितना है 400 पिकोमीटर बाई 2 इक्वल टू कितना, 200 पिकोमीटर। क्लियर है ना। यानी उस परमाणु X का व्यास, सॉरी त्रिज्या कितना होगा, 200 पिकोमीटर होगा। कोई कन्फ्यूजन वाले आप तो नहीं है ना, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा तरीका एक, अगर मान लीजिए दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये भी तरह सकता है ना कि यदि परमाणु A जिसका त्रिज्या, यदि परमाणु A जिसका त्रिज्या 123 पिकोमीटर है, व्यवस्थित होकर सामान्य घन का निर्माण करता है, सामान्य घन का निर्माण करता है, ठीक है ना, सामान्य घन का निर्माण करता है, ठीक है ना, तब घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अब इस बार त्रिज्या दे रखा, आपको लंबाई पूछ रहा है ना। तो सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं क्या, भुजा की लंबाई इक्वल टू 2 गुना त्रिज्या है, तो 2 गुना त्रिज्या कितना, 123 गुना कर दिएगा तो 246 पिकोमीटर, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है ना। बहुत आसान क्वेश्चन पूछाते हैं बिहार बोर्ड में, यही सबसे खास बात है। MCQ का तो मतलब मान लो कि या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, कन्फर्म एक ना कोई रहता ही है, ठीक है। और इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना, कि नोट भी करना है इसको।
ठीक है बेटा। तो देखिए अब हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना, सामान्य घन से रिलेटेड होगा अभी भी, है ना। उसको बोलते हैं संकुलन क्षमता। क्या बोलते हैं? संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का क्या मतलब होता है? बेसिकली इसके लिए हम एक टर्म और यूज़ करते हैं और उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब समझिए, जैसे हम लोग कहते हैं क्या, मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूबिक बॉक्स है, मतलब एक घन के आकार का डब्बा है, और उसमें आप वो नहीं होते, वो जो शीशे का कांच की गोली होती है जो गांव में खेलते हैं लोग, है ना, कंचा कहते हैं उसको, है ना। अगर उस डब्बे में आप कंचा को भरिएगा तो एक गोला के ऊपर दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला, फिर चौथा गोला, ऐसे करके गोला के द्वारा हम उस घन के बॉक्स को भरना चाहते हैं, है ना। तो कुछ संख्या में गोला उसमें भरेंगे और घन के आयतन को क्या कर देगा? भरने का कोशिश करें। लेकिन क्या पूर्णतः घन के आयतन को उस गोले के द्वारा हम भर सकते हैं? नहीं ना। तो दो चीज़ें हैं, देखो, एक है घन का आयतन और एक है घन में रखे हुए गोले का आयतन। दोनों का जो अनुपात होता है ना, वही अनुपात क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है। समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, अब इसको बारीकी से समझते हैं तो ये चीज़ समझिएगा। टॉपिक का नाम है क्या? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आद्य घन के संकुलन क्षमता। आद्य घन के संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ सिंपल क्यूब में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि परमाणु या अणु या आयन को व्यवस्थित सिर्फ और सिर्फ कहाँ रख के करना है? घन के शीर्ष पर रख के करना है। कहाँ पे रख के करना है? घन के शीर्ष पर रख के करना है। अगर मैं परमाणु, अणु और आयन को घन के शीर्ष पर रखता हूं तो आपने देखा था कि कुछ ऐसी व्यवस्था मुझे दिख रही थी। ठीक है, कुछ ऐसी व्यवस्था हमें दिख रही थी, ऐसी व्यवस्था दिख रही थी। अच्छा, इस व्यवस्था को अगर हम लोग शेड कर दें तो जो शेडेड व्यवस्था है, जो छायांकित भाग है, वो छायांकित भाग पर परमाणु उपस्थित है और जो भाग छायांकित नहीं है उस भाग पर परमाणु उपस्थित नहीं। इसका मतलब वो स्थान कैसा है? खाली स्थान है। कैसा स्थान है? खाली स्थान। वो भरा हुआ नहीं है। तो मैंने बोला क्या, इसमें दो प्रकार के वस्तु हैं। एक जो छायांकित भाग है उसका आयतन चाहिए और एक इस कुल घन का आयतन चाहिए। दोनों का जो अनुपात होगा, है ना, वही अनुपात क्या कहलाएगा? आपका संकुलन क्षमता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संकुलन क्षमता कहलाएगा। कुछ इस प्रकार से मैंने इसको व्यवस्थित किया, ठीक है ना। तो हम एक घन देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें दो चीज़ें बेटा, देखो क्या मैं जो बोलने वाला हूँ संकुलन क्षमता। देखो संकुलन क्षमता क्या होता है? संकुलन क्षमता, तो आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, किसी इकाई ठोस, किसी इकाई ठोस में, ठीक है ना, किसी इकाई ठोस में उपस्थित अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन, ठीक है ना, किसी इकाई ठोस में उपस्थित अवयवी कण का आयतन एवं इकाई कोश के कुल आयतन, एवं इकाई कोश के कुल आयतन का अनुपात, कुल आयतन का अनुपात, ठीक है ना, घन का संकुलन क्षमता कहलाता है। घन का संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता कहलाता है। यानी यहाँ से अगर हम सूत्र निकालें तो सूत्र कह सकते हैं क्या? संकुलन क्षमता इज इक्वल टू, संकुलन क्षमता इज इक्वल टू अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन बटा में क्या लिख सकते हैं बेटा? इकाई कोश का आयतन। हाँ, तो इकाई कोश का कुल आयतन, कुल आयतन, ठीक है ना। ये मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। अब समझिएगा अवयवी कण क्या है? अवयवी कण कोई परमाणु है ना, जिसको गोले के द्वारा निरूपित करते हैं। गोलाकार आकृति है। ये पहला गोला है, ऐसे दूसरा गोला होगा, यहाँ पे तीसरा गोला है, चौथा गोला, पांचवा गोला, छठा गोला, सातवां गोला, आठवां गोला, कुल 8 गोला है। हर गोले का 1/8 भाग भीतर है, तो मुझे हर गोले का 1/8 भाग का आयतन चाहिए।
तो मैं अगर लिखूं तो अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, गोले की संख्या, गोले की संख्या गुना गोले का आयतन। ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, गोले की संख्या के लिए मैंने एक कल के क्लास में एक टर्म यूज किया था, रैंक ऑफ क्रिस्टल, बोला था ना, है ना, रैंक ऑफ क्रिस्टल। तो गोले की संख्या के लिए अगर मैं रैंक ऑफ क्रिस्टल बोलूं तो मुझे यहां पर पता करना है क्या है, रैंक ऑफ क्रिस्टल गुना गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना। कोई भी गोला है, कोई भी स्फेयर है, स्फेयर का आयतन का ये सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये रैंक ऑफ क्रिस्टल। अच्छा रैंक ऑफ क्रिस्टल के लिए आपने कल के क्लास में पढ़ा था क्या कि 1/8 गुना क्या किया था, आया था ना, 1/4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब ये जो रैंक ऑफ क्रिस्टल कर रहे हैं उसके लिए अगर मैं प्रतीक बनाऊं तो उसका प्रतीक होता है क्या, जेड होता है। क्या होता है, जेड। ये हो गया समीकरण 2। और आपने पढ़ा होगा क्या बेटा, बताइए, इकाई कोष का आयतन कितना होता है, इकाई कोष का आयतन, हाँ घन है ना, तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है ना। अच्छा भुजा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब। तो ये हो गया समीकरण 3। तो समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख दें। अगर समीकरण 2 और 3 का मान रख देंगे तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा। और संकुलन क्षमता के लिए होता है पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से देखो बेटा, दिख रहा है उधर, ठीक है। तो क्या दिख पाते हैं, देखो यहाँ से समीकरण 2 तथा 3 का मान, समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या आ रहा देखिए यहाँ से, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान देखो क्या है, जेड गुना 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में देखिए क्या है, ए क्यूब। ये आ जाएगा सामान्य फॉर्मूला, जो सामान्य घन के लिए भी काम करेगा, फलक केंद्रित घन के लिए भी काम करेगा और पिंड केंद्रित घन के लिए भी काम करेगा। सामान्य घन में जेड का मान 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 रख देंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, फलक केंद्रित में जेड का मान 4 होता तो यहाँ 4 रख देंगे। पिंड केंद्रित में जेड का मान 2 होता तो यहाँ 2 रख देंगे। तो यहाँ 1 रखेंगे तो सामान्य घन के लिए काम करेगा, 4 रख देंगे तो पिंड नहीं फलक केंद्रित घन के लिए काम करेगा, 2 रख देंगे तो पिंड केंद्रित के लिए काम करेगा। और आर और ए के बीच में सबके साथ संबंध होता है, ठीक है ना। सामान्य घन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर इज इक्वल टू कितना था, a/2 और जेड इक्वल टू कितना 1। ये दोनों वैल्यू यहाँ रखते ही ये फॉर्मूला किस में बदल जाएगा, आद्य घन में बदल जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं आर का वैल्यू और जेड का वैल्यू रख करके फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचूंगा कि कितना फ्रैक्शन भरा हुआ है, कितना फ्रैक्शन खाली है ना। ठीक है। तो देखो, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मूला, क्या पढ़ा फॉर्मूला बेटा, कि पैकिंग फ्रैक्शन जो है ना, वो z गुना 4/3 पाई आर क्यूब बटा क्या होता है, ए क्यूब होता है। हम लोगों ने आद्य घन के लिए 2 बातें ऑलरेडी डिस्कस किया पहले ही, है ना। आद्य घन के लिए सबसे पहला z जो है वो रैंक ऑफ क्रिस्टल, तो रैंक ऑफ क्रिस्टल ऑलरेडी हम लोगों ने आद्य घन के लिए डिस्कस किया था। तो आद्य घन के लिए रैंक ऑफ क्रिस्टल कितना था, 1/8 गुना 8, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ आपने पढ़ा था अभी कि आद्य घन के लिए ही दूसरी बातें जो हम लोग डिस्कस किए थे, a इज इक्वल टू क्या होता है 2r, इसलिए r इज इक्वल टू क्या होता है a/2, है ना। तो इस फॉर्मूला में z भी प्रेजेंट है, r भी प्रेजेंट है, या a भी प्रेजेंट है। या तो a इज इक्वल टू 2r प्लेस कर दीजिए, ये r की जगह पर a/2 प्लेस कर दीजिए, ठीक है ना। दोनों एक टर्म में आ जाएगा। अगर दोनों एक टर्म में आएगा तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। सो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू z इक्वल टू देखो कितना आ गया 1 इंटू 4/3 पाई, आर की जगह पर रखो क्या आ जाएगा a/2 का क्यूब अपॉन में a क्यूब। तो कितना आ गया देखिए 4/3 पाई a क्यूब बाई 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो क्या आ जाएगा 8a क्यूब। क्लियर है ना, a क्यूब एक जैसा कट गया, 4 2 जा 8, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया π/6। ये रहा आपका पैकिंग फ्रैक्शन, यानी आद्य घन का संकुलन क्षमता कितना होता है π/6 भाग, मतलब π/6 भाग भरा हुआ है, बाकी भाग क्या होगा, खाली होगा। अब इसी को पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन प्रतिशत निकालते हैं, है ना।
तो संकुलन प्रतिशत इज इक्वल टू होता है संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता गुना क्या 100, है ना। तो संकुलन प्रतिशत इक्वल टू संकुलन क्षमता गुना 100। अच्छा, अगर संकुलन प्रतिशत इक्वल टू संकुलन क्षमता गुना 100 है तो संकुलन क्षमता कितना है, देखो π/6, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसको बोलते हैं, तो π/6 गुना 100। पाई का वैल्यू 22/7 होता है और 22/7 को मैथमेटिकली आप सॉल्व करते हो तो 3.14 होता है, इसलिए आप डायरेक्ट 3.14 याद रख लीजिए। तो 3.14 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 इसके तो कितना हो जाएगा 314/6, तो 6×5 30, है ना, बजेगा कितना 14, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है ना। और वो कंटिन्यू 6 तिया 18 चलता रहे, तो 52.33% भाग जो है इस आद्य घन का भरा हुआ होगा। तो खाली भाग कितना हो गया, है ना। खाली भाग क्या करेंगे 100 में घटा देंगे, 100 माइनस 52.33 इक्वल टू 47.7, नहीं बेटा 47.7% क्या होगा, है ना, खाली होगा। समझ में आया ना। यानी आद्य घन का पैकिंग फ्रैक्शन π/6 है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ना π/6 का भी न्यूमेरिक वैल्यू याद रखना चाहते हैं तो पाई का वैल्यू 3.14 है ना, डिवाइडेड बाई 6 है ना, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.5233। इसी में प्रतिशत लगाइएगा 100 से गुना हो जाएगा, है ना। इसमें परसेंटेज लगाइएगा तो 100 से गुना होगा ना, तो 52 बन जाएगा। तो एग्जैक्टली यही है ये, समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए।